हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी यूपीएस के बारे में। जो मैसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास आ गया, उस लिंक पर जाकर और जो ऑफिशियल लिंक है उसी पर क्लिक करना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कैम भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर एक PDF डाउनलोड करी कि जो भी एम्प्लॉयज़ के मन में कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड PDF वहाँ आपको मिल सकती है। हम उसी PDF को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपीएस क्या है, तो बता दिए कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और निश्चित शर्तों के बाद एश्योर्ड पे आउट, निश्चित शर्तों के साथ एश्योर्ड पे आउट का मतलब है कि यहाँ पेंशन वर्ड नहीं है, एक निश्चित भुगतान की बात करी गई है, एश्योर्ड पे आउट की बात। दूसरा उसको पूछा कि जो एग्जाइटिंग यानी जो अभी सेंट्रल एम्प्लॉय है वो कभी से ऑप्ट कर सकते हैं, कभी से चूज कर सकते हैं, तो बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से कर सकते हैं जो अभी तक एनपीएस में। जो न्यूली रिक्रूटमेंट होंगे वो यूपीएस कब ऑप्ट कर सकते हैं, तो जो नए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो सर्विस ऑन करते हुए 1 अप्रैल 2025, ठीक है। जो आगे को जैसे जैसे ज्वाइनिंग होती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग यूपीएस ज्वाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड प्रियर टू 31 मार्च 2025, यानी जो सेंट्रल एम्प्लॉय 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गए, क्या वो भी यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसमें बताया गया यस। कंडीशन बताई गई उनकी 10 साल सर्विस होनी चाहिए। यूपीएस के लिए बेसिक शर्त यही है 10 साल सर्विस होनी चाहिए। वो भी अगर जो पहले रिटायर हो गए उनकी अगर 10 साल नौकरी है थी तो वो यूपीएस सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई पेनल्टी वगैरह का केस नहीं चल रहा, और लीगली वेटेड स्पोज ऑफ। हाँ, उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि किसी की नौकरी 10 साल से ज़्यादा थी, वो रिटायर हो गए एनपीएस में 31 मार्च 2025 से पहले, ठीक है। तो उनकी जो लीगल मतलब कि आश्रित में यहाँ केवल और केवल दंपति को स्थान दिया गया, यानी पति जॉब में था तो पत्नी और पत्नी जॉब में थी पति। एक वर्ड यूज करेगा लीगली वेटेड स्पोज, कानूनी शादीशुदा आश्रित, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो भी अप्लाई यूपीएस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से फॉर्म फिल करने हैं यूपीएस ऑप्ट करने के लिए, तो बता दिया गया जो नए एम्प्लॉय होंगे वो यूपीएस ज्वाइन करने के लिए A1 फॉर्म फिल करेंगे, और जो पुराने एनपीएस में अभी तक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो A2 फॉर्म फिल करेंगे। ये दोनों फॉर्म थे A1 और A2। A1 जो फॉर्म है वो न्यू एम्प्लॉय के लिए, और A2 जो अभी तक एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एनपीएस में एम्प्लॉय थे, वो कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे वो बता दिया गया है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं npscra.nsdl.co.in/ups.php, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये दोनों फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी जो टाइमलाइन है, व्हाट आर टाइमलाइन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस, यानी जो एनपीएस में एम्प्लॉय थे यूपीएस कब तक चूज कर सकते हैं, तो बता दिया गया उनके लिए 3 महीने की टाइमलाइन दी गई, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने, यानी कि 30 जून 2025 तक आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगी जो रिटायर हो गए 31 मार्च 2025 तक, वो कब, उनके लिए भी यही है लास्ट डेट 30 जून 2025 तक यूपीएस यूज करने की। और व्हाट आर द टाइमलाइन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस बाय द लीगली वेटेड स्पोज, और तीसरी कंडीशन होती थी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर हो गए और उनकी डेथ हो गई, तो जो उनके आश्रित हैं वो कब तक, उनके लिए भी 3 महीने का ही समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो नए एम्प्लॉय होंगे जो सर्विस ज्वाइन करेंगे वो कब तक इस यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं, यानी यूपीएस का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो उसमें बता दिया गया उसके सिलेक्शन के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस और विद इन सच एक्सटेंड टाइम लिमिट, अगर सरकार अलाउ करती है एक्सटेंड मतलब लिमिट एक्सटेंड करती है, अब अभी तक तो वो लिमिट न्यू एम्प्लॉयज के लिए 30 दिन रखी हुई है। नेक्स्ट, कैन द ऑप्शन ऑफ यूपीएस बी चेंज फ्रीक्वेंटली, अब इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि अगर आपने एक बार यूपीएस चूज कर लिया, ठीक है, तो वो आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते, केवल एक ही बार चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम कि क्या होगा अगर एम्प्लॉय जो टाइम पीरियड है उसमें यूपीएस सेलेक्ट नहीं करता, तो बता दिया कि अगर यूपीएस सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आप एनपीएस में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एनपीएस से यूपीएस में जाएंगे, ठीक है, तो प्रैन नंबर क्या होगा, तो उसमें बता दिया कि प्रैन नंबर एनपीएस वाला ही प्रैन नंबर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
वेयर द ऑप्शन फॉर्म अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अंडर यूपीएस इज टू सबमिटेड बाय द सब्सक्राइबर। जो यूपीएस चूज करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, तो उसमें बता दिया गया चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो आपके हेड ऑफिस है, मतलब आपकी जो ब्रांच है उसके जो हेड है, आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ऑनलाइन प्रोसेस फॉर इनरोलमेंट अंडर यूपीएस। अभी बताया गया कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से यूपीएस ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग सर्विस अंडर यूपीएस। यूपीएस के लिए क्वालिफाइंग जो सर्विस है वो क्या है, तो उसमें बता दिया गया क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी कंप्लीटेड मंथ फॉर विच यूपीएस सब्सक्राइबर हैज रेंडर्ड रेगुलर सर्विस अंडर। यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू हो, तभी आप यूपीएस के लिए लास्ट में एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, हाउ द सब्सक्राइबर कैन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन। मतलब हमने फॉर्म फिल करा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम कैसा पता करेंगे कि यूपीएस में चले गए। आप या तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं सीआरए के पोर्टल पर, या जो आपका नोडल ऑफिसर होंगे आप उससे जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस के जो सब्सक्राइबर होंगे वो ओपन, मेंटेन या होल्ड वॉलंटरी एनपीएस टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट में मतलब एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या नहीं, तो आंसर दिया गया यस। जो आपका पैन नंबर उसके अकॉर्डिंग आप एनपीएस टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 में सिटीजन मॉडल पर जाकर ये कर सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कंट्रीब्यूशन अंडर यूपीएस, यानी यूपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। तो पीछे भी क्वेश्चन था सेम, व्हाट विल हैपन टू माय एग्जाइटिंग कॉर्पस ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। एनपीएस से यूपीएस जाने को जो आपका कॉर्पस अभी तक जो पैसा दिखाई दे रहा है उसका क्या होगा, तो उसमें बता दिया गया कि वो आपके प्रान नंबर के साथ ही एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस वेदर न्यू पैन विल बी इश्यूड। कोई नया पैन नंबर नहीं होगा अगर आप पहले से यूपीएस में एनपीएस में थे, तो आपका यूपीएस का भी वही आपका पैन नंबर होगा। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें क्या है इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस क्या है। इंडिविजुअल कॉर्पस ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग फंड मैनेजर या एलोकेशन चेंज करते हैं, जो आपका कॉर्पस बनेगा वो इंडिविजुअल हो गया। और बेंचमार्क कॉर्पस हो जाएगा सीआरए, जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न देगा वो बेंचमार्क कॉर्पस, उसके अकॉर्डिंग जो कॉर्पस बनेगा वो बेंचमार्क कॉर्पस होगा। आप कोई छेड़छाड़ करते हैं, मतलब छेड़छाड़ क्या, आप अच्छे रिटर्न के लिए या किसी और उम्मीद के लिए फंड मैनेजर वगैरह चेंज करते हैं, जो आपका कॉर्पस होगा वो होगा बेंचमार्क कॉर्पस, वो इंडिविजुअल कॉर्पस, और जो स्टैंडर्ड होगा सीआरए के द्वारा वो होगा बेंचमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कैन एन एम्प्लॉय सेलेक्ट द पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न अंडर यूपीएस। जैसे एनपीएस में हम क्या करते हैं, फंड मैनेजर या जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, तो क्या यूपीएस में कर सकते हैं, तो आंसर दिया गया हाँ, आप यूपीएस में भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट चूज ए पेंशन फंड। अब सभी लोग तो पेंशन फंड चूज नहीं करते, तो उसमें क्या होगा, तो उस केस में बता देगा यूपीएस का जो डिफॉल्ट सिस्टम है एफआरडीए का इन्वेस्टमेंट पैटर्न, वही आपके लिए लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस अदर देन डिफॉल्ट पैटर्न। डिफॉल्ट पैटर्न के अलावा जो इंडिविजुअल कॉर्पस की हम बात कर रहे थे वो कैसे हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है ऑप्शन टू इन्वेस्ट 100% ऑफ द फंड इन गवर्नमेंट स्कीम जी में आप 100% कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन के दो पार्ट हैं, LC25 और LC50। LC25 में आपका इक्विटी 25% आपका कॉर्पस का 25% इक्विटी में लगेगा। LC50 में थोड़ा मॉडरेट लाइफ सर्किट फंड कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका 50% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम द चूज ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस कैन बी एक्सरसाइज इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार चेंज कर सकते हैं, तो बताया कि फंड मैनेजर एक साल में एक बार चेंज कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्लान आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विल द सब्सक्राइबर बी इन्फॉर्म्ड ऑफ कॉर्पस वैल्यू अपडेट। पूछा गया कि जो कॉर्पस की वैल्यू हो रही है वो अपडेट होती जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसमें बताइए जैसे एनपीएस में मिलता है आप अपनी ऐप में देखते हैं, तो वैसे ही यूपीएस में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेनिफिट अंडर यूपीएस में आपको क्या क्या बेनिफिट। पहला क्वेश्चन ये हो, हाउ इज एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेटेड अंडर यूपीएस। पे आउट की बात है, पेंशन जैसे शब्द कहीं नहीं है, बार बार अभी सीखेंगे, ठीक है। तो पे आउट कैसे होगा, उन्होंने बता दिया कि 25 साल की सर्विस जब आप कर लेंगे तो आपके पिछले 12 महीने के एवरेज के 50% को वो आपका सुपर एनुमेशन मानेगा, ठीक है।
उसमें एक क्लॉज दिया गया, अगर एज यानी कि आपकी सर्विस पीरियड कम हो तो उसी के अकॉर्डिंग अनुपातिक या रेशनल प्रपोर्शन के हिसाब से आपकी जो पे आउट है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन विल बी द पे आउट कमेंस इन केस ऑफ VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अगर 25 साल की सर्विस करके VRS देते हैं फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से, आप 25 साल की उम्र में आपकी जॉब लगी, 25 साल आपने नौकरी करी, आपकी 50 साल हो गई और आप VRS लेते हैं, तो आपकी जो पेंशन होगी यूपीएस में वो कब मिलेगी? तो आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे, यानी कि 10 साल आप बिना पेंशन और बिना सैलरी के रहेंगे। ये यूपीएस में बताया गया। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, मिनिमम गारंटेड पे आउट। तो मिनिमम गारंटेड पे आउट आपको पता है 10 साल की सर्विस के बाद मिनिमम जो पेंशन या पे आउट मान लो, पे आउट ज़्यादा अच्छा शब्द है वो 10,000। उसके बाद विल द एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस रिड्यूस इन केस ऑफ रिडक्शन इन क्वालिफाइंग सर्विस। सही है, पूछा गया कि अगर सर्विस 25 साल से कम हो तो क्या आपका पे आउट कम होगा? तो वो तो पिछली वीडियो, जो पहली वीडियो हमने बनाई थी यूपीएस के बारे में, उसमें बता दिया गया था कि अगर आपकी सर्विस कम हो 25 साल से कम और 10 साल से आगे, तो उसमें एक सर्विस पीरियड की रेशियो के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया गया, तो उस हिसाब से वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट? द एश्योर्ड पे आउट सो प्रोपोर्शनली रिड्यूस सैलरी टेबल एज एडमिसिबल पे आउट। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट एडमिसिबल पे आउट का फॉर्मूला दे दिया गया, जो बता दिया जाएगा और डिस्प्ले पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस। तो फैमिली पे आउट में केवल एक ही व्यक्ति को माना गया, क्या? कानूनी विवाहित दंपति जो आपका पार्टनर है उसके लिए हुई, और वो पेंशन, वो पे आउट होगा आपका 60%। जो पे आउट आपको मिलेगा मान लो 10,000, तो आपकी वाइफ को आपकी डेथ के बाद वो मिलेंगे 6,000 रुपये। ये इसमें क्लॉज है। उसके बाद, व्हाट आर द बेनिफिट अवेलेबल अंडर यूपीएस टू सुपर एन्यूमरेटेड और रिटायर्ड एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एनपीएस ऑन बिफोर 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 से पहले जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए उनके लिए यूपीएस में क्या बेनिफिट है, क्या क्या चाहिए? तो उसमें बताया गया अंडर रेगुलेशन 4 एंड 19 में सैलरी एलिजिबल टू रिसीव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ये बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1, लमसम ऑफ पेमेंट, जो भी पैसा मिलेगा। मंथली टॉप अप अमाउंट, यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे, मंथली टॉप अप अमाउंट तो हम आगे बात करेंगे। तीसरा, एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ, महंगाई राहत, महंगाई भत्ते की बात नहीं, महंगाई राहत। ठीक है जी। और सिंपल इंटरेस्ट एज पर एप्लीकेबल सीपीएफ ऑन एरियर विद रिस्पेक्ट टू अवर बेनिफिट टू द पास्ट पीरियड फ्रॉम द मंथ आफ्टर सुपर एन्यूमरेशन। वो जो उनके बीच के टाइम पीरियड है उसको पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। हाउ द मंथली टॉप अप इज कैलकुलेटेड फॉर एम्प्लॉय, अभी बात कर रहे थे। मंथली टॉप अप का उन्होंने फॉर्मूला बताया गया, मंथली टॉप अप इक्वल टू एडमिसिबल पे आउट प्लस डीआर डियरनेस रिलीफ और माइनस एन्युटी अमाउंट, जो एन्युटी अमाउंट है वो उसमें से माइनस करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 36, हु आर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस। यूपीएस में जो बेनिफिट है या मतलब पे आउट है वो किसे किसे मिल सकता है? तो बता दिया, मिनिमम 10 साल की सर्विस हो, कोई भी दीवार सस्पेंशन रिमूवल ये ना हो, और 25 साल की सर्विस कर ली हो, तो उसके हिसाब से सुपर एन्यूमरेटेड पे आउट आपको मिलेगा। उसके बाद, हु कैन क्लेम फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस। जो फैमिली पे आउट है उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? बता दिया गया, ओनली द लीगल वेडेड स्पाउस, कानूनी रूप से विवाहित दंपति, यानी कि बता दिया गया था अगर मैन जॉब कर रहा था तो उसकी वाइफ को मिलेगा, और वुमेन जॉब करी तो उसके हस्बैंड को, केवल इनके लिए। बाकी फैमिली या मतलब आपके जो आश्रित बच्चे उनके लिए इसमें कोई नियम या मतलब पे आउट वगैरह कुछ नहीं। नेक्स्ट, वेदर द स्पाउस ऑफ सब्सक्राइबर मैरिड आफ्टर द डेट ऑफ सुपर एनुमेशन इज एलिजिबल फॉर फैमिली। हाँ, एक केस है कि कोई आदमी यूपीएस ऑप्ट करा, नो ओनली द लीगली वेडेड जी, सुपर एन्यूएशन मान लो कोई 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ, 62 साल की उम्र में उसके लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसने दोबारा शादी कर ली। ठीक है, तो उस केस में क्या जो दूसरी वाइफ होगी, एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, तो क्या वो भी पे आउट की हकदार होगी? मना कर दिया, नहीं,
ओनली द लीगल वेडेड स्पोज एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एनिमेशन, यानी रिटायरमेंट की डेट में जो दंपति था, मतलब जो लाइफ पार्टनर थे, उसके लिए ही पे आउट का, फैमिली पे आउट का रूल है। नेक्स्ट, लमसम पेमेंट अंडर यूपीएस। बताया गया था ग्रेचुटी का फॉर्मूला भी आपको वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, जो ग्रेचुटी मिलेगी यूपीएस में वो कितनी मिलेगी आपको बता देंगे, हर 6 महीने के अकॉर्डिंग बता देंगे हम। और इसमें एक छोटी सी बात जुड़ी गई, यस लमसम अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/10 ऑफ द लास्ट ड्रॉ बेसिक पे प्लस एनपीए एंड डीए। डीए की बात करी गई है यहाँ, किसके लिए? पे आउट के लिए बात नहीं करी, जो ग्रेचुटी है उसके लिए बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी ऑप्शन टू विड्रॉल एन अमाउंट अंडर यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड टू व्हाट एक्सटेंट? जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जब रिटायर होंगे यूपीएस में तो क्या पेमेंट जो हमें मिल रहा है, जो कॉर्पस दिखाई दे रहा है उसमें तो निकाल सकते हैं? तो बता दिया उसमें एनपीएस की तरह ही आप इसमें 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, और 60% अमाउंट विड्रॉ करने के बाद आपकी पेंशन उसी रेशियो में कम हो जाएगी। ये कैलकुलेशन का सब्जेक्ट होगा यहाँ। एनपीएस में एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कर रही 14%, 24% हुआ। यहाँ 10 10 प्लस 8 है, पहले तो 8% का पता करना पड़ेगा वो कहाँ इन्वेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये 60% है तो एक लंबी कैलकुलेशन की जरूरत है, और उसके लिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो करेंगे, इतना कैलकुलेशन शायद हम नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 हो गया, कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 60%, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हाउ द फाइनल विड्रॉल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड इन केस इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस, ये बात रह गई थी। 60% किसका निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल कॉर्पस का या बेंचमार्क का? तो उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल और बेंचमार्क कॉर्पस में जो भी कम होगा, जैसे एग्जांपल सीआरए द्वारा जो बेंचमार्क कॉर्पस बनाया है वो बना आपका 60 लाख, और आपने उसमें फंड मैनेजर वगैरह चेंज करे तो आपके हो गए 70 लाख। तो इस केस में आप 70 लाख का 60% नहीं निकालेंगे, 60 लाख का 60% निकालेंगे, यानी आपको 42 लाख नहीं 36 लाख विड्रॉ करने की परमिशन होगी। हाँ, दूसरी केस ये हो कि बेंचमार्क कॉर्पस 60 लाख था, ठीक, आपके फंड मैनेजर चेंज करा, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, वो 50 लाख, तब उस केस में आप 50 लाख का 60% निकालेंगे, ठीक है। यानी इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस में जो कम होगा उसका 60% आप रिटायरमेंट के टाइम पर विड्रॉल कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल विड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन विल फाइनल विड्रॉ बी एडमिसेबल? फाइनल विड्रॉल कब निकाल सकते हैं हम? फाइनल विड्रॉल शैल बी एडमिसेबल ऑन द डेट ऑफ सुपर एनिमेशन या वॉल्यूमेंट्री रिटायरमेंट या रिटायरमेंट अंडर फंडामेंटल रूल 56 का जी, ठीक है। वो जब आपकी सुपर एनिमेशन पूरी हो रही या वॉल्यूमेंट्री रिटायरमेंट या रिटायरमेंट, जो भी रूल है 56 उसके अकॉर्डिंग आपको उसी दिन मिल सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लगातार एक बात चल रही थी, डीए और डीआर की बहस चल रही थी, उसमें पूछा हाउ इज डियरनेस रिलीफ अप्लाइड अंडर यूपीएस, यानी जो महंगाई राहत है वो यूपीएस में क्या होगी? तो इसमें बताएगा कि डियरनेस रिलीफ एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल एडमिसेबल पे आउट एंड फैमिली, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी सरकार महंगाई राहत घोषित करेगी वो ही आपको यूपीएस में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय को अगर रिमूव, डिसमिस या रिजाइन कर दिया सर्विस से, ठीक है, तो क्या उसे यूपीएस के बेनिफिट मिलेंगे? तो क्लियर मना कर दिया, नो, assured payout shall not be available in case of removal, dismissal from service या resignation of employee. In such case, the UPS option shall not apply. ठीक है, ध्यान रखेंगे तीनों चीज, रिमूव, डिसमिस या फिर रिजाइन, जो भी चीजें होंगी उस केस में यूपीएस आपको बेनिफिट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई सब्सक्राइबर है यानी कि यूपीएस ज्वाइन करने वाला, आप तो सब्सक्राइबर ही बड़ी यूज करेंगे, तो क्या वो सर्विस पीरियड में विड्रॉल कर सकता है कुछ? तो इसमें बताया गया हाँ, सेल्फ कंट्रीब्यूशन का 25% निकाल सकता है, ठीक है, आर अलाउड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट अंडर यूपीएस टू यूपीएस और एनपीएस, ठीक है। कितना? 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है उसके बाद अपने कंट्रीब्यूशन का, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं, अपने कंट्रीब्यूशन का आप कितना निकालेंगे? 25% निकाल सकते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं, तो वो भी बता दिया गया, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, रहने के लिए, घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी में, डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता अगर स्थायी है उसके लिए, और स्किल डेवलपमेंट,
एक इंपॉर्टेंट और अच्छा वर्ड है स्किल डेवलपमेंट के लिए। आपको स्किल डेवलपमेंट की टर्म्स देखनी होंगी कि स्किल डेवलपमेंट किस लेवल पर या किस नाम कैसा कैसा सरकार अप्लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी बार विड्रॉल कर सकते हैं पूरी लाइफ में, तो यानी सर्विस पीरियड में। तो सर्विस पीरियड में 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं, और उसमें भी एक चीज है कि अगर आप ना पहले जैसा अब से पहला आप एनपीएस में थे, आपने 1 बार विड्रॉल कर लिया तो आप केवल 2 बार कर पाएंगे, यानी पूरी लाइफ में आप 3 ही बार कर पाएंगे। अगर आपने अब तक एनपीएस में 2 बार कर लिया तो अब आप केवल 1 ही बार विड्रॉ कर पाएंगे अपने कंट्रीब्यूशन का 25%। ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन, अगर हमने मान लो अमाउंट निकाल ली, ठीक है, अब हमारा मन कर रहा है कि हम अमाउंट वापस अपने कॉर्पस में डाल लें, तो कैसा डाल सकते हैं? तो सीआरए ने जवाब दिया हाँ, कि आप अपना जो पार्शियल विड्रॉ करा अपना वो अमाउंट दोबारा डाल सकते हैं इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है पेमेंट ऑफ बेनिफिट अंडर यूपीएस, जो पेमेंट है उसके बाद अलग अलग। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो यूपीएस के बेनिफिट हैं, हाउ आर यूपीएस बेनिफिट क्लेम आफ्टर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, तो उसके लिए बता दिया गया, अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। फॉर्म कैसे दिए गए हैं? 6 फॉर्म बताए गए, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। कैसे बात करेंगे? जो एम्प्लॉय फिल कर सकते हैं वो केवल 2 फॉर्म, B1 और B2। B1 वो एम्प्लॉय फॉर्म फिल करेंगे रिटायरमेंट के टाइम जो 1 अप्रैल 2025 के बाद, यानी जो आज के बाद रिटायरमेंट होंगे अब के बाद वो। और B2 वो जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो गए तो वो बेनिफिट लेने के लिए यूपीएस के लिए B2 फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, बाकी जो 4 फॉर्म है B3, B4, B5, B6 वो सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उनका जो स्पॉज होंगे, ठीक है, आश्रित जो वो करेंगे। कैसे कैसे बताएं? पहला B3 वो हैं जो 1/4/2025 के बाद रिटायर होंगे और यूपीएस ज्वाइन कर रखा था तो यूपीएस का ही बेनिफिट लेना हम। या इधर सिंप्लीफाई करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गए और एनपीएस में थे, यानी यूपीएस में नहीं थे और यूपीएस का लाभ लेना चाह रहे तो वो फिल करेंगे B6। ठीक है, ओके। 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गए, यूपीएस में थे, यूपीएस का ही लाभ लेना चाह रहे हैं तो B6 B4। ठीक है, नेक्स्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होंगे, यानी अब के बाद रिटायर होंगे और एनपीएस ले रखा होगा जिन्होंने, वो फॉर्म फिल करेंगे B5। नेक्स्ट बचते हैं जो 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होंगे, यूपीएस ले रखा है और यूपीएस का ऑप्शन, यूपीएस के लाभ लेना चाह रहे हैं उनके लिए B3 फॉर्म। दोबारा बता देते हैं। ठीक है जी, यूपीएस नहीं ले रखा तो उसके 2 फॉर्म है, B5 और B6। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद रिटायर होंगे तो B5, 31 मार्च से पहले होंगे तो B6। यूपीएस ले रखा था, रिटायर हो रहे 31 मार्च से पहले तो B4, 1 अप्रैल के बाद तो B3, ये होंगे उसके सब्सक्राइबर। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूपीएस पे आउट ऑर्डर, यूपीओ। द यूपीएस पे आउट ऑर्डर कंटेन्स द डिटेल ऑफ बेनिफिट पेबल टू ए यूपीएस सब्सक्राइबर, यानी जो उसका विड्रॉ का ऐसा मान लो कि मोटा मोटा सारी जानकारियां होंगी वो यूपीओ में होंगी, यूपीएस पे आउट ऑर्डर। अब उसके बाद पूछा हु विल ऑथोराइज यूपीएस पे आउट ऑर्डर, यूपीएस पे आउट ऑर्डर होगा वो कौन अलाउ करेगा? तो द यूपीओ shall be authorized by the respective PAO and sent to the NPS trust through CRA a copy of such UPS, यानी कि जो PAO होंगे, ठीक है, वो इसे अलाउ करेंगे। तो दोस्तों यूपीएस से रिलेटेड जो जानकारी हम आपके लिए लाएं, आप उससे कमेंट करके बताएं कि जानकारी कैसी लगी, और अगर किसी और विषय पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करें, हम उसी टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक जीवन का आनंद लिए और अपने काम कार्य क्षेत्र में लग रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। जय हिंद, जय भारत।